वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हैज 10 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर। ठीक है, हमें कहा गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि जो हमारे पास वायर है उसको रेक्टेंगुलर शेप में लूप्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी जो साइड्स हैं वो हमें बताई गई है, यानी कि जो उसकी लेंथ है वो हमें बताई गई है कि कितनी है। वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और इसके साथ ही बताया गया है कि इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो हमारे पास कितनी है। वो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। और ये कहा गया है कि इसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारे पास। वो हो रहा है 2 एम्पेयर। तो आगे हमें कहा गया है कि हमने कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड 60 डिग्री टू द फील्ड। यानी कि जब इस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए जो कि हमारे पास है 0.1 टेस्ला। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट करना है इस कॉइल के ऊपर लगने वाले टॉर्क को जब ये जो कॉइल है ये ऐसे रखे जाए उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि जो इसका प्लेन है वो पैरेलल हो फील्ड के साथ। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब वो परपेंडिकुलर हो फील्ड के साथ। और थर्ड कंडीशन ये है कि जब वो 60 डिग्री में रखा जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स कि अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज यहाँ पे मौजूद हैं प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो लेंथ है इस कॉइल की वो हमारे पास कितनी है। वो है 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि जो यहाँ पर हमारे पास जो मेजरमेंट्स आनी है उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो हमारे पास यूनिट्स हैं सेंटीमीटर के, उनको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो स्टैंडर्ड वे में आ जाएंगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हुआ। वो हो गया 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर के। तो हमने कितने सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। 5 सेंटीमीटर को। तो 5 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर के, जो कि हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, इसी तरह से देखें हमें बताया गया है कि जो विड्थ है इस कॉइल की वो है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं W इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि 1 सेंटीमीटर हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर के, तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा। वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर, जो कि इक्वल आएगा हमारे पास 0.02 मीटर के। और जो करंट इसमें से पास हो रहा है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं वो क्या है हमारे पास। वो है 2 एम्पेयर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमें बताई गई है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 0.1 टेस्ला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें इस कॉइल के एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह करते हैं कि एरिया यहाँ पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो हमारे पास इक्वल होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.05 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.02 मीटर, जो कि इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0.001 मीटर स्क्वायर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मीटर हैं वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास ये बना देंगे मीटर स्क्वायर। और इसके बाद जो हमने कैलकुलेट करना है वो हमने कैलकुलेट करना है टॉर्क, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए हमने डाटा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास थी वो हमारे पास थी कि जब जो कॉइल है वो बिल्कुल पैरेलल में रखी जाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी कि जो हमारे पास कॉइल है उसका प्लेन पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो दैट मीन्स कि उनके दरम्यान में जो एंगल है वो हो जाएगा 0। तो जैसा कि हमारे पास जो टॉर्क होता है जो कॉइल के ऊपर लग रहा है उसकी इक्वेशन हमारे पास होती है एन आई ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि हमारे पास है 10। ठीक है, आगे वो मल्टीप्लाई हो रहा है करंट के साथ और करंट की वैल्यू हमारे पास है 2 एम्पेयर। और हमारे पास जो एरिया है, एरिया आया था 0.001 मीटर स्क्वायर। जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 0.1 टेस्ला। तो देखें आगे हमारे पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा के बजाय हमारे पास हो जाएगा कॉस 0, क्योंकि थीटा हमारे पास 0 है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी और कॉइल का प्लेन भी।
कॉस 0 हमारे पास 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली आ जाएगा 1। तो जब इसको मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो मेरे पास टॉर्क की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.002। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको बैलेंस आउट कर लेते हैं ताकि अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो वो हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास यूनिट्स हैं एम्पेयर और साथ ही हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर स्क्वायर और टेस्ला भी मौजूद है। ऐसा करते हैं जो हमारे पास टेस्ला है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होती है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v इंटू साइन ऑफ थीटा। दैट मीन्स कि हमारे पास टेस्ला इक्वल हो गया न्यूटन डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह करते हैं, हम लिख लेते हैं कि न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय कूलम मीटर। देखिए मीटर 1 मीटर से कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे 1 मीटर बच जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास करंट इक्वल होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम के। तो दैट मीन्स कि हमारे पास चार्ज इक्वल हो गया करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। तो दैट मीन्स कि हमारे पास कूलम इक्वल होता है एम्पेयर सेकेंड के, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए हमारे पास एम्पेयर सेकंड मौजूद है। दैट मीन्स कि हमारे पास एम्पेयर सेकंड की जगह यहाँ पे आ जाएगा कूलम, जो कि फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूटन मीटर से और फिर ये डिवाइड हो रहा है कूलम से। तो कूलम कूलम से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर। तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स कि हमने जो टॉर्क के लिए कैलकुलेशंस किए हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं, क्योंकि हमारे पास टॉर्क के जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन मीटर आए हैं जो बिल्कुल सही हैं। तो हमारे पास टॉर्क आ गया 0.002 न्यूटन मीटर। तो इस तरह करते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट तो अब कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि जब हमारे पास कॉइल इस तरह से रखी जाए मैग्नेटिक फील्ड में कि जो उसका प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो थीटा है वो बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास टॉर्क इक्वल आ जाएगा NIAB कॉज ऑफ 90। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास कॉस ऑफ 90 होता है वो इक्वल टू 0 होता है। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे इस कंडीशन में जो टॉर्क है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। अब जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में हमें कहा गया है कि कॉइल अगर इस तरह से रखी जाए कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाए 60 डिग्री का, यानी कि जो हमारे पास कॉइल है उसका प्लेन एंगल बनाए 60 डिग्री का मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 60 डिग्री। तो हमारे पास जो टॉर्क है वो इक्वल आ जाएगा NIAB, ठीक है, कॉज ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितना है वो है 10, मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 एम्पेयर के साथ, ठीक है। फिर फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है एरिया के साथ जो कि है 0.001 मीटर स्क्वायर। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो कि है 0.1 टेस्ला और cos 60 हमारे पास आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब इसको मैंने कैलकुलेट किया है कैलकुलेटर से तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.001। तो देखिए यहाँ पे भी इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको बैलेंस आउट कर लेते हैं ताकि अगर कोई मिस्टेक की हो हमने तो हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास है एम्पेयर, फिर फर्दर ये मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर स्क्वायर से, फिर आगे टेस्ला है। तो देखें टेस्ला को हमने ऊपर सिंप्लीफाई किया था। तो टेस्ला के लिए हमारे पास आ रहा था न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय कूलम मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय कूलम मीटर। मीटर मीटर से कटा, हमारे पास 1 मीटर बच गया। तो ऊपर हमने देखा था कि हमारे पास जो एम्पेयर सेकेंड होता है वो इक्वल टू कूलम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कूलम इंटू न्यूटन मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कूलम, कूलम कूलम से कट जाएगा। तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स क्या हमने जो कैलकुलेशंस किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि हमारे पास जो टॉर्क के यूनिट्स आए हैं वो बिल्कुल सही तौर से आए हैं, जो कि हमारे पास टॉर्क अब देते हैं 0.001 न्यूटन मीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स क्या आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।